हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है कॉम्प्रीहेंशन का, और थर्ड लेक्चर के अंदर हम ये कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को आपको सोल्व करना है तो हमारा रीडिंग स्किल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अब रीडिंग स्किल क्या होता है, अब रीडिंग स्किल है क्या, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन मैं इस लेक्चर में भी आपको रीडिंग स्किल के लिए थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको यह क्लियर हो कि रीडिंग स्किल कितना इफेक्टिव है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग स्किल की बात करें तो मैं आपके सामने अब 4 सेंटेंस लिख रहा हूं। इन 4 सेंटेंसेस में आप ये बताइए कि कौन कौन से सेंटेंस सही हैं या कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं, या ऐसे भी हो सकता है चारों सही हैं या चारों गलत हैं। ठीक है, बस आपको मुझे ये बताना है कि इन सेंटेंसेस के मतलब इन 4 सेंटेंसेस में कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत, और या चारों सही है या चारों गलत। लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, second is third is and last is देखिए, अब आपको मुझे सिर्फ इतना इंडिकेट करना है इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत है। आप ज़रा ध्यान दीजिए। चलो, छोटी सी बात तो एक इंडिकेट कर ही देता हूं मैं। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सेंटेंस सेम है। मैंने सिर्फ ओनली का प्लेस चेंज किया है। अब आप इन चारों सेंटेंसेस को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, या चारों सही है या चारों गलत है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके आपने आइडिया लगा लिया होगा। तो बेटा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेसिकली चारों सेंटेंस सही है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, रीडिंग का वैल्यू, कि रीडिंग कितना इफेक्ट डालती है हमारे कॉम्प्रीहेंशन पर। अगर रीडिंग हमारा सही नहीं होगा तो हम कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगा। और मैंने उसके लिए बता दिया आपको पहले कि थोड़ा बहुत ग्रामर और वोकैबुलरी तो होना मांगता ही है, लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर हो, तो दोस्तों तो पहले आपको थोड़ा ग्रामर और वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर या बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी का ज़रूरत है कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामर या बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, वोकैबुलरी सेक्शन की बात करूं, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था और अब भी देता हूं कि हिंदी की सारी वोकैबुलरी हमें याद नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हिंदी में बात करते समय, कुछ पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं आती, जबकि पूरी डिक्शनरी हमें हिंदी की नहीं आती। सेम एज इंग्लिश का पूरा डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उतना वोकैबुलरी आना चाहिए जितना समाज के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। और वही बात ग्रामर की, तो ग्रामर हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि लिखे हुए मीनिंग को समझ पाएं कि कब डू वाली वर्ब आ रही है तो क्या मीनिंग दे रही है, हैव वाली वर्ब आ रही है क्या मीनिंग दे रही है, बी वाली वर्ब आ रही है क्या मीनिंग दे रही है, बस इतना। बहुत डेप्थ के ग्रामर हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, डेप्थ का ग्रामर, बहुत ज़्यादा ग्रामर हमारा इस्तेमाल होता है सेंटेंस को बिल्कुल एरर फ्री करने के लिए, सेंटेंस को एकदम प्योर करने के लिए, तब इस्तेमाल होता है। और दोस्तों,
वो चीज़ अलग है, वो अपनी जगह इफेक्टिव है। जब हमारा ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं वो उसमें ही काम करता है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन के पढ़ने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत है पैसेज में लिखे हुए जिस्ट की, उसका हमें सार समझ में आ जाए, वो कहना क्या चाहता है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये हमें समझ में आना ज़रूरी है। अब इसी बात की वैल्यू को बताने के लिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ। ज़रा अपना दिल दिमाग इधर लगाइए। देखिए बेटा, बात करते हैं कि आई सो राजू ओनली इन द पार्क। तो देखो यहाँ पर ओनली को आप ओनली इन द पार्क, यहाँ पर ओनली को इस इन द पार्क के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर ओनली को आप इस राजू के साथ कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट में आप ओनली को सो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड बेटा लास्ट वन, इस ओनली को आप आई के साथ कनेक्ट कीजिए और अब मीनिंग अडॉप्ट कीजिए। अब इसका मीनिंग अडॉप्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इसका मीनिंग लेते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है, आई सो राजू ओनली इन द पार्क, कि मैंने राजू को देखा था। कहता है मैंने राजू को देखा था ओनली इन द पार्क, सिर्फ पार्क के अंदर। कहता है मैंने राजू को सिर्फ पार्क में देखा था। तो सिर्फ पार्क में देखा था का मतलब है कि वो इंडिकेट करना चाहता है कि वो राजू के घर पर गया, राजू उसके घर पर नहीं मिला। वो राजू के इंस्टीट्यूट में गया, इंस्टीट्यूट में नहीं मिला। स्कूल में गया, स्कूल में नहीं मिला। मतलब राजू कहीं नहीं मिला। राजू मिला कहाँ, पार्क में। राजू कहाँ मिला, पार्क में। और पार्क क्या हुआ, एक प्लेस। तो बेटा इस सेंटेंस में वो एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो फोकस है, एक प्लेस को फोकस किया जा रहा है। ओनली से वो प्लेस को डिफाइन कर रहा है कि मैंने राजू को सिर्फ पार्क में देखा था, पार्क के अलावा कहीं नहीं देखा था। क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला सेंटेंस लेता हूं, आई सो ओनली राजू। अगला कहता है आई सो ओनली राजू इन द पार्क, मैंने राजू को पार्क में देखा था। तो मैंने जो देखा था ना पार्क में, सिर्फ राजू को देखा था। क्या कहता है, मैंने पार्क में सिर्फ राजू को। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए। यहां पे कह रहा है सिर्फ पार्क में देखा था, यहां कहता है सिर्फ राजू को देखा था। कहने का मतलब यह है कि राजू को देखा था इन द पार्क, सिर्फ पार्क के अंदर, पार्क के अलावा कहीं नहीं देखा। लेकिन यहां कहना चाहता है कि जब मैं पार्क में गया था तो पार्क के अंदर सिर्फ राजू था, राजू के अलावा और कोई नहीं था। भाई राजू के साथ कोई रानी, कोई राजू के साथ रवि, कोई राजू के साथ कमल, कोई राजू के साथ विक्की, कौन था मुझे नहीं पता। भाई राजू के साथ और कोई नहीं था, मैंने राजू को अकेले देखा था। तो आई सो ओनली राजू, कि मैंने ना सिर्फ राजू को देखा था पार्क में। तो यहां कहता है मैंने राजू को सिर्फ पार्क में देखा था, यहां कहता है मैंने पार्क में सिर्फ राजू को देखा था। तो मींस यहां पर जो फोकस है, यहां पर फोकस है राजू पर। राजू कौन है, और एक पर्सन है। राजू कौन है, एक पर्सन है। तो यहां पर फोकस किस पर है, किसी पर्सन पर। यहां पर फोकस है प्लेस पर, पार्क पर। यहां पर फोकस है राजू पर, किसी पर्सन पर। मीनिंग बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मीनिंग बदल रहा है, सिर्फ प्लेस चेंज किया, सिर्फ मीनिंग बदल रहा है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आई ओनली सो राजू इन द पार्क, आई ओनली सो, मैंने ना राजू को सिर्फ देखा था पार्क के अंदर। कहता भाई राजू को है ना मैंने पार्क में सिर्फ देखा था। सिर्फ देखने का मतलब कि भाई मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया, मतलब मैंने उससे बातें नहीं की, मैंने उससे कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की, मैंने उससे लड़ाई की बातें नहीं की, मैंने उसे धमकाया नहीं, उसने मुझे धमकाया नहीं। पॉइंट इज, और कोई एक्शन नहीं हुआ कि राजू को सिर्फ मैंने जो देखा था राजू को, तो सिर्फ देखने का एक्शन हुआ था, देखने के अलावा और कुछ नहीं। तो यहां पे फोकस किस पर है, एक्शन पर, कि राजू को सिर्फ देखा था मैंने पार्क में। सिर्फ देखने का मतलब है कि मैंने उससे कोई बात नहीं की। सिचुएशन समझे, देखो समझो भाई, बात समझना। मुझे राजू से पैसे लेने, मुझे राजू से पैसे लेने। तो मैंने देखा क्या राजू से मुझे पैसे लेने हैं, तो मिल ही नहीं रहा मुझे कहीं पर भी, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। तो मैं सुबह सुबह ड्यूटी जा रहा था, मेरे हाथ में बैग, मैं ड्यूटी जा रहा था। अब जैसे मैं ड्यूटी जा रहा था तो मैंने देखा अरे पार्क में वो तो क्रिकेट खेल रहा है, पार्क में वो तो क्रिकेट खेल रहा है। तो मतलब मैंने राजू को देख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं राजू से मिलूंगा तो 10-15 मिनट लगेंगे, और अगर मैं क्या कहते हैं मिलता हूँ तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं अगर राजू से मिलता हूँ तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो वहां पे सिचुएशन क्या हुई कि यार चल ऐसा काम करता हूँ, मैं ना ड्यूटी चलता हूँ। तो मैं अपने ड्यूटी निकल गया, मैंने राजू से बात नहीं करी। अब मेरे से मेरी मम्मी कहती है अरे राजू मिला था उससे पैसे लेने। मैंने कहा माँ मैंने ना उसे सिर्फ देखा था। कह रही देखा तो बात क्यों नहीं करी।
तो पॉइंट इज, मैंने यहां बताया, सिचुएशन बताई कि मां कि मैं लेट हो रहा था, मैं ड्यूटी निकल गया, तो मैं उसे सिर्फ देख पाया, मैं उससे बात नहीं कर पाया। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि आई ओनली सो राजू, कि राजू को है ना मैंने सिर्फ देखा था, मैंने उससे कोई बात नहीं करी, मतलब देखने के अलावा और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मींस सो क्या हुआ, यहां पर फोकस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर फोकस कर रहा है वो सो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म की बात करें तो यहां पर वो एक्शन को डिनोट कर रहा है, यहां पर स्पीकर का फोकस एक्शन पर है। पहले सेंटेंस में कह रहा है मैंने राजू को सिर्फ पार्क में देखा था, पार्क के अलावा कहीं नहीं देखा। दूसरे में कह रहा है मैंने पार्क में सिर्फ राजू को देखा था, राजू के अलावा किसी और इंसान को नहीं देखा। तीसरे में कह रहा है कि मैंने पार्क में राजू को सिर्फ देखा था, देखने के अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया था। तो यहाँ पे सिर्फ पार्क में देखा था, यहाँ पर कह रहा है सिर्फ राजू को देखा था, यहाँ कह रहा है सिर्फ राजू को देखा था। अगला कहता है ओनली आई सो राजू इन द पार्क। अब देखो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। तो अब इसके दो मीनिंग कैसे निकलते हैं, जैसे बात समझें कि मैं जा रहा हूं ड्यूटी, तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं, मैंने राजू को देखा यार क्रिकेट खेल रहा है। तो पॉइंट इज सिर्फ मैंने राजू को देखा, राजू ने मुझे नहीं देखा। मैंने राजू को देखा, राजू ने मुझे नहीं देखा। ध्यान देना, तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ओनली आई, सिर्फ मैंने राजू को देखा, राजू ने मुझे नहीं देखा। सिर्फ मैंने राजू को देखा, राजू ने मुझे नहीं देखा। तो इसका मतलब वो यहां पर क्या कहना चाहता है, यहां पर वो कहना चाहता है कि देखने का काम सिर्फ मैंने किया था, दूसरे बंदे ने नहीं किया। तो यहां पर कह रहा है कि सिर्फ मैंने, तो यहां पर जो फोकस कर रहा है आई, तो स्पीकर हिमसेल्फ, स्पीकर अपने पर फोकस कर रहा है। इसका दूसरा मीनिंग और है। देखो एक मीनिंग तो ये कि जब मैं जा रहा था तो सिर्फ मैंने राजू को देखा, तो हिडन सेंस क्या था, राजू ने मुझे नहीं देखा। दूसरा ये भी हो सकता है मेरे साथ मेरा भाई भी था, समझना, मेरे साथ मेरा भाई भी था, हम दोनों जा रहे थे, तो मैंने देखा राजू क्रिकेट खेल रहा है, तो है ना, मैंने देखा तो मैंने कहा चल राजू क्रिकेट खेल रहा है, तो सिर्फ मैंने उसे देखा, मतलब मेरे भाई ने नहीं देखा। मेरा भाई सामने देख रहा था, मैंने उधर देख लिया। मेरा भाई सामने देख रहा था, मैंने उधर देख लिया, तो मुझे राजू दिख गया, मुझे राजू दिख गया कि भाई सिर्फ मैंने राजू को देखा, मेरे भाई ने नहीं देखा। तो एक मीनिंग तो ये भी हुआ, और एक मीनिंग ये हो सकता है सिर्फ मैंने राजू को देखा, राजू ने मुझे नहीं देखा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसके दो मीनिंग निकल गए। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये यहां पर अगर हम कहें तो चारों के चारों सेंटेंस ठीक है, चारों के चारों सेंटेंस ठीक है। तो अब यही बात, जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं, तो जब वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है, तो उन एग्जैक्ट मीनिंग को समझना जरूरी है। ये बात समझनी जरूरी है कि वो हमें कहना क्या चाहता है, ये बात समझनी जरूरी है वो कहना क्या चाहता है। देखो एक छोटा सा पॉइंट और देता हूं, देखो रीडिंग स्किल का ग्रामर से कनेक्ट करके छोटा सा पॉइंट और देता हूं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दिखना, मैंने लिखा द वुमन विद हर चिल्ड्रन डज नॉट हैव एनी मैनर्स। तो अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन है हु डज नॉट हैव मैनर्स। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, हु डज नॉट हैव मैनर्स। अब क्वेश्चन के साथ साथ मेरे पास दो ऑप्शन भी है कि द woman does not have manners, एक दूसरा हर चिल्ड्रन, या खाली हम द चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, द चिल्ड्रन
डू नॉट हैव। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये पैसेज है, ये पैसेज का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसे मान लीजिए पैसेज का छोटा सा हिस्सा है, ये मान लीजिए पैसेज का छोटा सा हिस्सा है, और ये हमने पैसेज से क्वेश्चन पूछ लिया, और ये ऑप्शंस 4 होते हैं, मैंने फिलहाल 2 ऑप्शंस दिए। अब क्वेश्चन आता है तो कहता है कि भी द वुमन डज नॉट हैव मैनर्स, कि वुमन को तहजीब तमीज़ नहीं है, बच्चों को तहजीब तमीज़ नहीं है। क्वेश्चन आया हु डज नॉट हैव मैनर्स, हु डज नॉट हैव मैनर्स। तो देखो, जब हम एग्जाम में थोड़ा जल्दी में होते हैं ना, जब हम एग्जाम की जल्दी में होते हैं तो कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं, भाई चिल्ड्रन डू नॉट हैव मैनर्स, चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी मैनर्स, कि चिल्ड्रन को मैनर नहीं है। तो अब देखो, अगर सिर्फ इतना पढ़े, भाई इतना पढ़े, तो बेसिकली तो मैंने क्या बताया, ग्रामर को अवॉइड करो भी जरा, क्योंकि अगर चिल्ड्रन देखोगे तो डू ही लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर यहां पर डज भी लिख रहा है तो मीनिंग तो वही आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां आप डू लिखो या डज लिखो, मीनिंग तो वही आएगा। अगर सिर्फ इतना पढ़ोगे, चिल्ड्रन से लेके मैनर्स तक पढ़ो, क्या मीनिंग आएगा, चाहे डू लगाओ चाहे डज, डू लगाओगे तब भी वही मीनिंग आएगा, डज लगाओगे तब भी वही मीनिंग आएगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ ग्रामर एकदम बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत होती है, वो इसलिए जरूरत होती है कि सेंटेंस को शुद्ध कर दे, एकदम एरर फ्री। लेकिन मीनिंग समझने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, मीनिंग समझने के लिए इतने ग्रामर की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत ग्रामर की जरूरत है। अब मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं, और जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं तो हमें जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो हम थोड़े एग्जाम की इतनी जल्दी होती है, जब हम बैठे रहते हैं तो हम ढंग से बहुत सारी चीजों को सोच नहीं पाते। अब मैंने अगर क्वेश्चन पुट किया तो हमने देखा कि यार चिल्ड्रन डज नॉट हैव मैनर्स, तो मीनिंग आता है कि यार बच्चों के पास तो मतलब मैनर ही नहीं है। लेकिन बेटा अब ये पॉइंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ग्रामर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर कहती है कि जो बच्चे, औरत है ना, अपने बच्चों के साथ जो है, यहाँ बात कर रहा है औरत कौन, जो अपने बच्चों के साथ है। कहता है ये औरत जो अपने बच्चों के साथ है, तो बेसिकली इस औरत की बात कर रहा है डज नॉट हैव मैनर्स, क्योंकि यहाँ डज लगाया तो इसका मतलब है वुमन की बात कर रहा है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब, तो बस थोड़ा बहुत ग्रामर आना चाहिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, ये पॉइंट इज, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है, वुमन का। वुमन नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो मैंने कहा यार इतनी ग्रामर की जरूरत नहीं है। पॉइंट इज यहाँ पे आपको ये समझना है कि वुमन को क्या कहते हैं, मैनर्स नहीं है, ये जो औरत है उसे मैनर्स नहीं है। कौन औरत, किस औरत की बात करिए, वो औरत जो अपने बच्चों के साथ है। तो ये तो डिस्क्राइब कर रहा है वुमन को, तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये रहा सब्जेक्ट, और ये पूरे का पूरा जो होगा ये होगा प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बस थोड़ा बहुत ग्रामर की जरूरत है, अदरवाइज मीनिंग तो क्लियर हो ही रहा है। तो यहाँ पे हम मीनिंग क्लियर कर पा रहे हैं कि जब हम एग्जाम की जल्दी में होते हैं तो थोड़ा सा उन चीज़ों को हम जो इजी चीज़ें होती है वो पकड़ लेते हैं, इफेक्टिव चीज़ें नहीं पकड़ते। तो इजी से ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव होना, इजी से ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव होना। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन को सब्जेक्ट मानकर ईजी हो गए, जबकि इफेक्टिव है, बात वुमन की कर रहा है, तो आंसर होगा ये। ठीक है, तो ऐसी ऐसी गलतियां हम कई बार कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे ये पॉइंट आपको थोड़े से क्लियर हुए होंगे कि भाई रीडिंग स्किल कितना इफेक्टिव है, रीडिंग स्किल कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो बेटा आते हैं अपने उसी पैसेज पर। ये हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ठीक है, तो मैंने पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि पहले पैसेज को रीड करने से पहले हमें क्वेश्चन पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आइडिया लगाओ, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आप ये आइडिया लगाओ कि क्या आप किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई बिना पैसेज पढ़े दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते तो इतना तो समझ में आएगा कि पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है, इतना तो समझ में आएगा ना पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है। चलो देखते हैं। कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज, कि अगर राष्ट्र के विकास की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे अच्छा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, सबसे अच्छा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है अगर हम राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करें? तो बेटा आइडिया लगाया जा सकता है, ह्यूमन लेबर, इंसानी लेबर की बात कर रहा है, कि या फिर किसी को लीडरशिप की बात कर रहा है, या इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट, जो बीच का मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग, या फॉरेन असिस्टेंट, या विदेशों से हमें सहायता प्राप्त हो, या विदेशों से हमें सहायता प्राप्त हो। तो बताइए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से?
मैं उम्मीद करता हूं देखो आप आइडिया लगा लोगे, आप एक बार आइडिया जरूर लगाओ, आप एक बार आइडिया जरूर लगाओ। अभी पैसेज नहीं पढ़ा है लेकिन आप एक बार आइडिया जरूर लगाओ कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें क्या है, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूं ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि पैसेज में क्या है, थोड़ा तो हिंट मिला होगा कि पैसेज में क्या है। तो बेटा मैं फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसका आइडिया लगाओ फिर मैं आपको समझाता हूं एक बार बिना पैसेज पढ़े। ह्यूमन पावर मींस, ह्यूमन पावर का मतलब क्या है, सिर्फ इंसान, सिर्फ औरतें, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, या वो सारे लोग जिसमें बच्चे भी हों, बोथ मैन एंड वुमेन। बताइए कि अगर आप बात करें ह्यूमन पावर की तो ह्यूमन पावर क्या है, जल्दी सोचिए बताइए। हाँ, तो आपने सोच लिया होगा यार ह्यूमन पावर की बात कर रहे हो तो ह्यूमन पावर, सिर्फ ह्यूमन पावर, अगर राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, है ना, और राष्ट्र के अंदर ह्यूमन की बात कर रहे हो और ह्यूमन पावर की बात कर रहे हो, मानवीय शक्ति की बात कर रहे हो, मानवीय संसाधन की बात कर रहे हो, तो क्या सिर्फ औरतें ही देश को आगे बढ़ाएंगी, या सिर्फ आदमी ही देश को बढ़ाएंगे, या औरतें भी बढ़ाएंगी, या उनके साथ साथ बच्चे भी, या आदमी और औरतें? सिर्फ ये कि बच्चों से काम नहीं करवाना, समझना कि बच्चों से काम नहीं करवाना, आदमी और औरतें देश को बढ़ाएंगे या आदमी और औरतें। दिमाग लगाया जा सकता है, समझना, दिमाग लगाया जा सकता है इसके अंदर कि पैसेज नहीं पढ़ा, हम फिर भी अपना आईक्यू का इस्तेमाल करके देश को सोचते हुए, देश का भला सोचते हुए, थोड़ा सा आईक्यू लेवल को अच्छा करते हुए हम बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार खुद अटेम्प्ट करें और मैं पैसेज भी पढ़वाऊंगा, फिर मैं इनके आंसर्स देता हूं। मैं पैसेज भी पढ़वाऊंगा और फिर इनके आंसर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड। इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड का मतलब होता है किस चीज को नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना मतलब इग्नोर करना, मतलब जो देखना है उसे अवॉइड करना, ठीक है ना, देखने को अवॉइड करना, देखकर भी, देखकर अनदेखा करना, अनदेखी करना, देखकर अनदेखा करना किसी चीज को। तो कहता है द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज, कहता है जो एक ऐसा फैक्टर जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेवलपमेंट हो जाता है लेकिन उसको उस फैक्टर को नजरअंदाज कर दिया गया है ऑफ नेशन, जो राष्ट्र का ऐसा फैक्टर जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है हमने, जिसकी वजह से हमारी तरक्की जो है वो बड़ी स्लो है या नहीं है, या हो रही है तो मतलब उस तरीके की तरक्की नहीं हो रही है। तो कहता है रोल ऑफ विमेन, विमेन के रोल को हमने ओवरलुक, नजरअंदाज कर दिया गया है, या रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, जो बिचौलिए होते हैं उन मैनेजमेंट को हमने नजरअंदाज कर दिया गया है, या रोल ऑफ चाइल्ड लेबर कि बच्चों से काम करवाया जाए, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया है, या रोल ऑफ फॉरेन असिस्टेंस कि विदेशों से पैसा उधार ले लिया जाए, तो इसको हमने नजरअंदाज किया गया। सोचिए किसे नजरअंदाज किया गया है जिसकी वजह से देश की तरक्की जो है थोड़ी कम है, या देश की तरक्की वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। सोचिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ लिया होगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, दैट इज विमेन हैव हार्डली होता है मुश्किल ही से, वुमेन के पास जो है मुश्किल ही से एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजंस, कि वुमेन हैव हार्डली, वुमेन के पास मुश्किल ही से क्या चीज है, कि ना के बराबर। इसका मतलब है, समझ लो नोट, कि वुमेन के पास नहीं है, क्या नहीं है, कि अपनी आवाज, फैमिली के अंदर अपनी आवाज, मतलब अपनी आवाज नहीं उठा सकती, कम्युनिटी में अपनी आवाज नहीं उठा सकती, अपने डिसीजन नहीं ले सकती, इसकी बात कर रहा है। या विमेन के पास नहीं है एनी इकोनॉमिक या लीगल स्टेटस, कि कोई इकोनॉमिक या लीगल स्टेटस नहीं है, यानी कि एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन, कि कम्युनिटी में डिसीजन ले, फैमिली में कोई डिसीजन ले, ऐसी कोई उसकी आवाज, मतलब ऐसा कुछ की कोई बात सुनता नहीं है। और लीगल और कम्युनिटी डिसीजंस, और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, या लीगल या इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि इन ए और बी को मिला दिया, कि क्या ये सब नहीं है। तो किसकी बात कर रहा है, एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्व्स, कि भाई कोई वो अपने बारे में कोई बातें करें,
ऐसा डिसाइड करें तो उनका ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई अधिकार है नहीं उनके पास। अगर ये बात समझ में आ गई है, पढ़िए, बताइए। नहीं आएगा तो देखो पैसेज में तो हो गई, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग लगाने की जरूरत है ताकि मीनिंग क्लियर हो। नेक्स्ट, अब कहता है विमेन पावर इज, विमेन पावर इज, इसे वुमन सिंगुलर होते हैं तो इसे हम WAMAN इसे वुमन पढ़ते हैं, और जब इसे प्लूरल करते हैं तो ई लगाते हैं, तब इसे हम विमेन पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं, वुमन विमेन। विमेन पावर इज, विमेन पावर क्या है? एन एसेंशियल पावर, एक जरूरी ताकत इन द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में ऑफ द नेशन, कि जो नेशन के डेवलपमेंट के अंदर बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहता है एन एसेंशियल पावर, एक ऐसी आवश्यक पावर इन चाइल्ड प्रोडक्शन, कि भाई ऐसी पावर जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते, तो भैया वो औरतों के पास पावर है। कि भाई क्या बात कर रहा है, इस पावर की बात कर रहा है, इस पावर की, नेशन के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पावर की बात करेगा, इस पावर की। सोचो, एन एसेंशियल पावर इन मैरिज, की भाई शादी बिना औरतों की शादी नहीं हो सकती, तो भाई ये ताकत की बात कर रहा है, इस पावर की बात कर रहा है। एन एसेंशियल पावर इन द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों की मौत में बच्चों, लेडीज का हाथ होता है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। खैर आइडिया लगाइए, सोच लिया होगा। और आपको देखो, आप पैसेज पढ़ा, पैसेज के ऑप्शंस पढ़े, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। पैसेज पढ़कर अब आपको ये आइडिया हो गया, ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़कर ये आइडिया हो गया होगा कि पैसेज में क्या दिया गया। वैसे तो आपको आंसर्स का भी आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी अगर एक भी आंसर का आइडिया नहीं लगा, तो इस बात का तो 100% आइडिया लग गया होगा कि पैसेज के अंदर क्या दे रखा है। अब हमें पहले से पता है पैसेज में क्या दे रखा है, तो अब हमें इसकी रीडिंग करना आसान हो जाएगा। अब हमें पैसेज की रीडिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं पैसेज की रीडिंग करवाता हूं आपको, कि अब पैसेज को रीड करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं पहला सेंटेंस। क्या कहता है? अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कि अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज which can be called upon in national development, in national plan for development। कहता है among the natural resources, कहता है कि जो हमारे पास बहुत सारी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक संसाधन है, which can be called upon in national plan for development, कि जिन्हें डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें बुलाया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल हो सकता है किस चीज में? राष्ट्र के डेवलपमेंट में। जिन नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है? सोचिए। हाँ जी, फिर देखिए, अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन हैं इतने सारे, विच कैन बी कॉल्ड, जो ये प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बुला सकते हैं, जिनको ले सकते हैं इन नेशनल प्लान, के नेशनल प्लान के अंतर्गत फॉर डेवलपमेंट, कि अगर राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है तो हमें इस नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते पॉसिबली संभव है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो संभवतः, जो नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा है, संभवतः मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन लेबर, जो एक प्राकृतिक संसाधन है, वो मानवीय, कहता है मानवीय, जो हमारा जो काम है, जो मानवीय काम है, जो मानवीय संसाधन है, उनकी बात कर रहा है। तो इंसान जो वर्क कर रहा है ना, अपने हाथों से जो कारीगरी कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। कहता है विदाउट प्रोडक्टिव लेबर, कि बिना प्रोडक्टिव लेबर के, बल्कि जो लेबर जो चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, जो लेबर जो चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, कि चाहे भाई वो लेबर अब किसान हो, जो खेतों के अंदर हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी क्या कहते हैं क्रॉप्स को, चाहे कोई कपड़ा बना रहा है, चाहे कोई मतलब मशीनरी बना रहा है, तो भैया जी विदाउट प्रोडक्टिव लेबर, लेबर फोर्स, कि बिना प्रोडक्टिव लेबर फोर्स के, इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, तो कहता है उसने इंक्लूड कर दिया है इफेक्टिव लीडरशिप, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर लो तो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर सकते हैं, कि वो भी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जहां पॉलिटिक्स घुसती है, तो वहां पर जहां पॉलिटिक्स घुस जाती है, वहां तो सत्यानाश का सत्यानाश आज के समय में होने लगा। अदरवाइज इफेक्टिव लीडरशिप हो और इंटेलिजेंट, कि समझदार मिडिल मैनेजमेंट हो, वो मैनेजमेंट जो सरकार के और क्या कहते हैं जो लेबर है उनके बीच में आकर एक इफेक्टिव रोल प्ले करे,
एक इफेक्टिव रोल प्ले करे। अगर ये सब ना हो तो कह रहा है नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, कि भैया जी, और कहते हैं कोई अमाउंट, कि कोई भी पैसा, चाहे फॉरेन असिस्टेंस, चाहे बाहर से कोई पैसा आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, और नेचुरल वेल्थ, और चाहे कितनी भी नेचुरल वेल्थ आ जाए, कैन इंश्योर, वो इंश्योर नहीं कर सकती सक्सेसफुल डेवलपमेंट का, कि अगर विदाउट, इनके बिना, कहते हैं इनके बिना सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन लेबर। इन सभी की जरूरत है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरत है ह्यूमन लेबर की, आदमी की, राष्ट्र के डेवलपमेंट में, एंड राष्ट्र के मॉडर्नाइजेशन में, राष्ट्र के आधुनिकरण में, इन सब चीजों की जरूरत है। अगर ये नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लेबर, सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन लेबर। ओके, वन एसेंशियल फैक्टर इज, बात आ रही थी ना कि पढ़ते समय आपको मीनिंग निकल कर आएगा। वन एसेंशियल फैक्टर इज यूजुअली ओवरलुक्ड और इग्नोर्ड, एक ऐसा फैक्टर है जिसे हमने इग्नोर किया हुआ है। मतलब ये सब जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ एक फैक्टर को हम इग्नोर करके चलते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्र की जो तरक्की है जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो फैक्टर क्या है जिसे ओवरलुक, नजरअंदाज कर दिया गया, अनदेखा कर दिया है? द फॉरगॉटन फैक्टर इज, और वो जो भूला हुआ फैक्टर है, वो फैक्टर जिसे हम भूल चुके हैं, नजरअंदाज करते हैं, इज द रोल ऑफ वीमेन। तो किसका? औरतों का सहयोग, साथ में औरतों का सहयोग होना चाहिए। तो कहता है जो हमारा डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है, विल बी हैंडीकैप, वो मतलब हैंडीकैप हो जाएगा एज लॉन्ग एज विमेन रिमेन सेकेंड क्लास सिटीजन। अगर हम विमेन को दूसरे नंबर पर रखेंगे, अगर हम औरत को समाज में दूसरे नंबर पर रखेंगे, तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है, कहता है वो हैंडीकैप हो जाएगा। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, एक ही हाथ काम करे, 2 पैर हैं, एक ही पैर काम करे। तो हम अगर औरतों को अलग रखेंगे आदमियों से, तो मतलब हमारे देश का विकास हैंडीकैप हो जाएगा। कि उन्हें अगर हम औरतों को अनएजुकेटेड रखेंगे, तो हमारे देश का विकास हैंडीकैप हो जाएगा। विदाउट एनी वॉइस इन फैमिली, कि भाई उसको कोई फैमिली के अंदर उसकी कोई वॉइस, मतलब कि कोई बात नहीं सुनी जाती, और कम्युनिटी के अंदर कोई डिसीजन उसको देखकर नहीं ना लिया जाए। विदाउट लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, कि भैया जी उसको समाज के अंदर इकोनॉमिक स्टेटस नहीं दिया गया, ना ही लीगल स्टेटस दिया गया। अगर ये सब चीजें नहीं हैं, तो क्या कहता है कि इवन वो औरत जो है, उसे मैरिड, उसकी शादी कर दी जाती है व्हेन दे आर स्टिल प्रैक्टिकली चिल्ड्रन, कि वो तो वास्तविकता में खुद बच्चियां होती हैं, और उनकी उन छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, औरतों को पीछे रखा जाता है, शादी कर जाती है। तो इस टाइप का जो देश है, इस तरीके का जो देश है, उस देश की तरक्की हैंडीकैप हो जाती है। कहता है एंड देन फोर्स का मतलब होता है इन फ्यूचर, इसका मतलब होता है, और इन फ्यूचर मतलब, और उन बच्चों से शादी करने के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि भाई प्रोड्यूसिंग, पैदा करें, 1 बेबी आफ्टर अनदर, की फिर शादी करने के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि भैया जी अब तो एक के बाद एक बच्चा पैदा करें, बस बच्चे बनाने की मशीन। तो ऐसे देश तो होगा ही, हैंडीकैप हो ही जाएगा, कि जहां पर औरतों को एकदम सेकेंडरी रखा जाए। तो ठीक है, बात करते हैं। फिर कहता है often only to see half of them die before they are school age। और बेटा उनके अंदर तो बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं और देखने में आती हैं, आंकड़ों से पता चलती हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां वो जब वो डिलीवरी के दौरान अपनी जान तक दे देती है, उनकी जान तक चली जाती है। नहीं सोचते हम उनके बारे में। अगर औरतों को भी मर्दों की तरह पूरा एजुकेशन दी जाए, उन्हें पूरी छूट दी जाए, और उनको देश के डेवलपमेंट के अंदर लगाया जाए, तो देश की तरक्की जैसे अभी 50% हो रही तो 100% हो जाएगी। तो आगे बात करता है वी कैन एनहांस, और हम बढ़ा सकते हैं डेवलपमेंट, अपने विकास को, देश के विकास को, बाय इंप्रूविंग वुमेन पावर। तो जो औरतों की पावर को बढ़ाकर हम अपने देश के विकास को एनहांस बढ़ा सकते हैं। बाय गिविंग विमेन अपॉर्चुनिटी, कि औरतों को अपॉर्चुनिटी देकर टू डेवलप देमसेल्फ, कि औरतों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को डेवलप करें, और ऐसा करने से हम देश की तरक्की के अंदर उनका सहयोग लेते हैं, तो देश की तरक्की निश्चित ही तेज होगी, और देश जल्दी ही विकासशील से विकसित हो पाएगा। तो बेटा ये सब चीजें अब समझ में आ गया होगा, अब पूरा पैसे समझ में आ गया। अब पैसे समझ में आ गया, अब तो आंसर दूर है ही नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, की जो सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैट इज ह्यूमन लेबर। आप वैसे भी आइडिया लगाओ कि सिर्फ जो इफेक्टिव लीडरशिप है, चाहिए सारी चीजें, चाहिए सारी चीजें, जरूरत सारी है अगर देश का विकास चाहिए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई हमें नेता भी चाहिए जो अच्छे नेता हों, हमें वो भी लोग जो चाहिए जो नेता और उन लेबर के बीच के अंदर कुछ ऐसे मिडिलमैन चाहिए जो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा सके, वो भी चाहिए, लेकिन इफेक्टिव, अच्छे, इंटेलिजेंट, बेवकूफ नहीं। फॉरेन असिस्टेंस, कई बार हम विदेशों से भी सहायता लेते हैं, चाहे पैसों की चाहे किसी और चीज की, तो सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है ह्यूमन लेबर की। तो आंसर होगा ए। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला लेते हैं। ह्यूमन पावर मींस किसकी बात कर रहा है बताइए, आप भी आइडिया लगाइए। अगर वो ह्यूमन पावर की बात कर रहा है तो ह्यूमन पावर किसकी बात कर रहा है? ओनली मैन, ओनली वीमेन, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, या बोथ मैन एंड वीमेन? तो बेटा आप आपको बात बता दूं, सिर्फ औरतों की बात करोगे तो मतलब सिर्फ मर्दों की बात करोगे तो औरतों को नकार दिया, तो देश का जो डेवलपमेंट है, मतलब ह्यूमन पावर तो मतलब आधी रह जाएगी। क्यों? औरतें ह्यूमन नहीं है, तो मतलब इसका मतलब है ये भी है और ये भी है, तो मतलब ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो इसलिए दोनों हो नहीं सकते। तो कहते हैं सर अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हो तो बच्चे भी तो ह्यूमन है, लेकिन बच्चों से चाइल्ड लेबर तो नहीं करवा सकते ना भाई। बाल श्रम तो क्या कहते हैं, इलीगल है, तो बाल श्रम इलीगल है, तो ह्यूमन पावर के हिसाब से आप इसको ले नहीं सकते। तो दैट्स इट आंसर, जिसमें दोनों मैन एंड वीमेन। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर हो जाएगा डी। थर्ड लेते हैं। थर्ड इज द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फैक्टर, कि जो ऐसा फैक्टर जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज, राष्ट्र के निर्माण के अंदर हमने एक फैक्टर को बहुत ही इग्नोर कर दिया है। वो इग्नोरेंस क्या है कि हमने विमेन पावर की, औरतों को उनके वो अधिकार नहीं दे रखे जो उन्हें देने चाहिए, जो उन्हें मिलने चाहिए। तो यहां पर वो बात करता है किसकी? सीधी सीधी बात, रोल ऑफ विमेन। उम्मीद करूं देखो ये सब चीजें, तो मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आईक्यू लेवल रखो, थोड़ा ऐसा कि जैसे कि एक आईएएस बंदा सोचता है ना कि किसी चीज को रटकर नहीं समझकर, तो आप अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा कीजिए, थोड़ा सोच को बढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर और ऑप्शंस पढ़कर दे सकते हो। पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है उस समय। जब एग्जाम में बैठे होते हो, टाइम मैनेजमेंट को देखना होता है, टाइम की कमी को देखते हैं, तो जब उस टाइम की कमी को पूरा करना होता है तो उस वक्त हम ऐसे भी आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं और आंसर ठीक होंगे। क्लियर कर पा रहे होंगे बेटा बातों को? आगे लेते हैं। तो बेटा औरत के पास मुश्किल से, अब देखो अगर हम बात करते हैं तो ये फैमिली के अंदर उसकी बात नहीं सुनी जाती, कम्युनिटी के अंदर कोई भी डिसीजन उससे पूछकर नहीं लिया जाता, तो अब ये भी बात मतलब उसके पास ना के बराबर है, और इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस भी ना के बराबर है। अब इन दोनों को भाई ये भी पैसेज में था, ये भी पैसेज में था, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो ये तो हो नहीं सकते फिर, ठीक है ना, ये दोनों हो नहीं सकते। अब इन दोनों को मिलाकर उसने सी लिख दिया, कि एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजंस और लीगल और कम्युनिटी डिसीजंस और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस। तो मतलब अब इन दोनों को मिला दिया, तो ये दोनों थे पैसेज में, तो इसे भी पढ़कर देख लो पहले एक बार, फिर इन दोनों में से आंसर चूज कर लो। एनी चॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्व्स, बिल्कुल ये भी था, लेकिन पॉइंट इज ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आंसर होगा ये, जो कि पैसेज में ये दे रखा है, तो पूरे का पूरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला विमेन पावर इज, अगर आप औरतों की पावर की बात करें तो औरत की पावर का क्या मतलब है? एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कि वो पावर जो नेशन के डेवलपमेंट में जरूरी है, वो पावर जो बच्चों के पैदा करने में जरूरी है। भाई बिल्कुल औरतों के बिना बच्चे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन पॉइंट इज वहां पे राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो फिर ये नहीं हो सकता। इन मैरिज की शादी के अंदर औरतों की भी, आदमियों की भी जरूरत होती है, तो भाई ये तो पैसेज में भी नहीं था। और बेटा कि ये तो मैंने पहले ही कटवा दिया था, ये तो हमने बिना पैसेज पहले ही कटवा दिया था कि बच्चों की मौत के अंदर औरतों का हाथ होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत, ये तो वैसे ही गलत हो गया है। तो मतलब जैसे कि पतंग सिरे से ही कट गई, हत्थे से ही कट गई, ये तो गलत है। तो इन तीनों के अंदर आंसर हो जाएगा ये। तो हमने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड लिया। तो आप एलिमिनेशन मेथड लो, जब भी पैसेज ना पढ़ना हो आप एलिमिनेशन मेथड लो, जो गलत है उन्हें काटते निकल जाओ, जो गलत ऑप्शन है उन्हें काटते हुए निकल जाओ, सही तक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेटा इन सभी के जो ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा किस का कौन सा आंसर है। ठीक है, ये सभी के आंसर मैंने मेंशन कर दिए हैं, और इसके साथ साथ ग्लोसरी
वोकेबलरी जो इस पैसेज में इस्तेमाल हुई है, इस पैसेज में जो इस्तेमाल हुई है वो वोकेबलरी देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, मटेरियल या सब्सटेंस अकरिंग इन, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, नेचर जो अकरिंग इन नेचर, जो नेचर के अंदर मतलब होते हैं नेचुरल प्राकृतिक संसाधन। कॉल अपॉन का मतलब कहना या शामिल करना या बताना। टू आस्क फॉर्मली फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी से कहना किसी काम को करने के लिए, है ना, वो फॉर्मली किसी को किसी काम के करने के लिए कहना। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को मिस करना, या फेल टू नोटिस, जिसको हम फेल कर जाते हैं, नोटिस करने में ध्यान नहीं देते, तो हो जाएगा ओवरलुक। एसेंशियल मतलब आवश्यक, ज़रूरी, तो जिसको हम कहते हैं नीडेड भी कह सकते हैं, इंपैरेटिव भी कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल जिसे ना टाला जा सके, इंडिस्पेंसिबल जिसे आप टाल नहीं सकते, तो वही हो जाएगा आवश्यक, एसेंशियल। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मतलब एश्योर करना, है ना, और गारंटी देना किसी चीज़ की, तो एंश्योर सुनिश्चित करना, किसी चीज़ की गारंटी देना कि हाँ भाई ऐसा हो ही जाएगा। देंसफोर्थ का मतलब है इन फ्यूचर, आने वाले समय में, अब आगे से या भविष्य में, फ्रॉम नाउ ऑन या इन द फ्यूचर, या फ्यूचर की बात करें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा पैसेज ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मिलेंगे अब हम अगले पैसेज में। तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी बुक लीजिए, तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी बुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे मैं तरीका बताता जा रहा हूँ, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते रहिए, पैसेज का इस्तेमाल कीजिए और पैसेज को सोल्व कीजिए। और जब पैसेज को सोल्व करें, उसमें जो परेशानी आए तो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे साथ कमेंट्स में या मुझसे कनेक्ट होकर आप मेरे से डायरेक्ट भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।